Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video, I'm gonna talk about the Oriental Empire of historical evolution of the state. ये Oriental Empire थर्ड फेज है historical evolution of the state. सबसे पहले हमने stateless societies का जिक्र किया, उसके बाद हमने ट्राइबल स्टेट्स का जिक्र किया, उसके बाद अब हम Oriental Empire का जिक्र करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा. अब चलते हैं वीडियो की तरफ. ओरिएंटल एम्पायर. ओरिएंटल सिटी स्टेट्स जो थी वो क्विकली इवॉल्व हुई एम्पायर्स में. क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेट, उनकी ज्योग्राफी और जो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस हैबिटेट में रहने वाले जो लोग थे उनकी बिहेवियर्स की वजह से. क्यों? क्योंकि जैसे हमने एवोल्यूशन देखा स्टेटलेस सोसाइटीज़ का ट्राइबल किंगडम्स में, ऐसे ही ट्राइबल किंगडम्स वास्ट होते गए, ओरिएंटल सिटी स्टेट्स बने एंड देन दे इवॉल्व इनटू ओरिएंटल एम्पायर्स. तो जियोग्राफी, उसका क्लाइमेट, ये सब कुछ उस पर बेस करता था. ये सब कुछ हमें लेकर गया क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन में. क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है किसी भी सिविलाइजेशन की. अ लोकेशन वेयर सिविलाइजेशन इज अंडरस्टूड टू हैव इमर्ज्ड, जहाँ पे सिविलाइजेशन इमर्ज होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि हड़प्पा वगैरह, मोहनजोदड़ो. If you belong to China and Pakistan, then you will definitely know about Harappa and Mohenjo-daro. तो ये जो थे ये ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है. तो these areas are known as cradles of civilization. यहाँ पे civilization start हुई थी. A location where civilization is understood to have emerged, like in Iraq, Iran, Egypt, China, they are known as cradles of civilization. अब क्योंकि जो उस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करते हैं, तो जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उनके पास रिवर वैलीज़ भी थी, उनके पास माउंटेन्स भी थी, उनके पास रिवर्स भी थे, वैलीज़ भी थी, सब कुछ था, ठीक है. तो इसी तरह से ओरिएंटल सिटी स्टेट्स भी इसी तरह से एक्वायर था अकॉर्डिंग टू रिवर वैलीज़ और ये सब कुछ. अब जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे उन रिवर वैल्यूज़ के, उन्होंने उनको पावरफुल बनाया, एग्रेसिव बनाया. क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड रिसोर्स ज़्यादा था, उनके पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा था. तो उन्होंने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एग्रेसिव ट्राइब बना लिया. तो एग्रेसिवनेस उनकी लीड की कि वो कॉन्कर करें वास्ट टेरिटरीज़ को, अपने आसपास की टेरिटरीज़ को. जो ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव टेरिटरीज़ थी उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स की टेरिटरीज़ को कॉन्कर करना शुरू कर दिया. और जो उन कॉन्कर्ड टेरिटरीज़ को की जो पॉपुलेशन थी उनको उन्होंने इंस्लेव किया, लोगों को ग़ुलामी में ले गए, इंस्लेवमेंट की तरफ ले गए. और वो इसी तरह से एक कैप्चर करने में, कॉन्कर करने में एक बहुत वास्ट एम्पायर बन गई. अब जो हम देखते हैं जो अर्ली एम्पायर्स थी वर्ल्ड की, बेबीलोनिया आता है इसमें, अराजियन आता है, पर्शियन, इजिप्शियन, चाइनीज़, ये सब जो थे यहाँ पे यू कैन से एज के अर्ली एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ये. और ये एरियाज बेसिकली दे आर नोन एज क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन. अब जो ओरिएंटल एम्पायर्स थी वो बहुत बड़ी एम्पायर्स थी, उनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा थी. अब टेरिटरी ज़्यादा होने की वजह से उनका जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर और स्लेवरी पे बेस करता था. अब चूँकि उन्होंने अपने सराउंडिंग्स के टेरिटरीज़ के लोगों को इंस्लेवमेंट में परस्यू किया, इंस्लेव किया, तो उन्होंने उन सब को स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन में ऐड किया. एग्रीकल्चर और स्लेवरी ये दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे उनकी इकोनॉमी के.
अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो कंजर्वेटिव पीपल थे। अब एग्रीकल्चरल लैंड है भाई, वास्ट टेरिटरी है, वास्ट टेरिटरी को उन्होंने हैंडल करने के लिए उनको पीजेंट्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए। तो जो फार्मर्स थे वो कंजर्वेटिव पीपल थे, उनके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो जो किंग था उसके टैक्स को और एक्सटॉर्शंस को टॉलरेट करें, और वो टैक्सेस बहुत हैवी टैक्सेस होते थे। वो एक आम नॉर्मल मिडिल क्लास peasant was unable to pay those taxes or exhaustions। और अगर वो टॉलरेट नहीं कर पाता तो उसको टायरनी और मिसरूल टॉलरेट करना पड़ेगा। ये दो ऑप्शंस थे ओरिएंटल एम्पायर के पीजन के पास। अब पीजन के लिए सिर्फ 1 डिग्री डिस्टेंस था बिटवीन गॉड एंड द किंग, तो इसलिए उसके लिए एब्सोल्यूट था हर चीज़ जो भी किंग कहता, उसके लिए सब कुछ वही था जो किंग ने कहना था। लॉ भी वही है, सॉवरेन भी वही है, वो सब कुछ है, क्योंकि देयर इज 1 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड द किंग अकॉर्डिंग टू एंड फॉर द पीजेंट्स। क्यों? क्योंकि पीजेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है वहाँ पे सर्वाइवल के लिए, उस ओरिएंटल एम्पायर में सर्वाइवल के लिए। क्या 2 ऑप्शंस हैं? या तो भाई वो टॉलरेट करे टैक्सेस को और एग्जॉशंस को, और अगर वो उन हैवी टैक्सेस को टॉलरेट नहीं कर सकता तो वो हर काइंड के टायरनी और मिसरूल को टॉलरेट करे। अब जो ओरिएंटल एम्पायर था उसका सर्वाइवल का सीक्रेट क्या था? बहुत अरसा ओरिएंटल एम्पायर्स चले हैं बाय द वे, उनका परमानेंस का सीक्रेट क्या था? सिर्फ एक ये सीक्रेट था कि जो उनके पीजेंट्स थे वो अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर नहीं करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि सॉवरेन अगर आप हैं तो आपकी सॉवरेनिटी पे लिमिट है या नहीं। उन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप हम पे अगर टायरनी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप हम पे इतने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमी इतनी रिक्वायर कर रही है इतने हैवी टैक्सेस या नहीं रिक्वायर कर रही। तो क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई सीन ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि पीजेंट के लिए सिर्फ 1 डिग्री डिस्टेंस था, सिर्फ 1 डिग्री फर्क था गॉड में और किंग में। तो यही किसानों की बात मानने और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये जो एक सीक्रेट था, ये सीक्रेट ऑफ परमानेंस एंड स्टेबिलिटी था एंशिएंट एम्पायर्स का। अब जो एम्परर था ओरिएंटल एम्पायर का, उसकी पावर किस चीज़ पे बेस करती थी? मिलिट्री पे और प्राइसली क्लासेस पे। जितनी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा वो जल्दी वास्ट एम्पायर्स बनेंगे, वो अपने सराउंडिंग्स के एम्पायर्स को कैप्चर करेंगे, उनको कॉन्कर करेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन को इंस्लेवमेंट में करेंगे। तो जितनी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा एम्परर पावरफुल होगा। तो इसलिए वो अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अपनी मिलिट्री को स्टेबल करने में और अपनी मिलिट्री को पावरफुल करने में इन्वेस्ट करते थे। और जो प्राइसली क्लासेस थी, जो ऑनरेबल क्लासेस थी, हाई क्लासेस थी, वो भी लीड करती थी कि वो पावरफुल एम्परर को पावर की बेस में लेकर जाए। अब जो सोसाइटी थी वो 2 क्लासेस में डिवाइड होती थी, स्लेव और फ्री। अब जो फ्री है उसके पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। आप कहने को उसको फ्री कह सकते हो, लेकिन उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसके पास जस्टिस नहीं होगा, उसके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा। कहने को वो फ्री होगा लेकिन वो फ्री इन सेंस ऑफ फ्रीडम इतना फ्री नहीं होगा। ठीक है। अब जो रूलर की अथॉरिटी थी वो डेस्पोटिक थी। डेस्पोटिज्म क्या होता है कि ये टर्म आपने सुनी होगी। डेस्पोटिज्म होता है कि जो रूलर होता है वो अपनी पावर को मतलब लगाता है, वो अपनी पावर को अनटेस्टेबल हर जगह पे यूज़ करता है। वो नहीं देखता कि मेरी जो पावर है
मैं उसको टायरनी की सेंस में यूज़ कर रहा हूँ या मैं उसको मिसबिहेवियर की सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, वो हर बंदे पे अपनी पावर को गलत सेंस में यूज़ करता है और मेजॉरिटी पे यूज़ करता है, तो इसको डेस्पोटिक रूलर कहते हैं। तो जो रूलर की अथॉरिटी थी वो डेस्पोटिक थी और अनलिमिटेड थी सेंटर में, यानी जो सेंटर होता था, जो जैसे हर स्टेट का अपना एक सेंटर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सेंटर इस्लामाबाद है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का सेंटर दिल्ली है। इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, चाइना का सेंटर बीजिंग है। तो हर स्टेट का अपना सेंटर होता था। तो जो रूलर की डेस्पोटिक और अनलिमिटेड पावर्स थी वो सेंटर में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर से दूर होता जाता था डिस्टेंस, उसकी डेस्पोटिक और अनलिमिटेड पावर कम होती जाती थी। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स हायर करने शुरू कर दिए कि उसकी पावर कम ना हो, वो अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स हायर कर ले, तो उसके बाद वो प्रोविंशियल गवर्नर्स उसकी जो पावर होगी वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ गवर्नर्स आए, वो ज़रा ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पावर थी वो सिटीज़ टू सिटी, कैपिटल टू कैपिटल और इवन प्रोविंस टू प्रोविंस, डायनेस्टी टू डायनेस्टी शिफ्ट होती गई। क्यों? क्योंकि उस एग्जिस्टिंग एम्परर से ज़्यादा पावरफुल कोई प्रोविंशियल गवर्नर आता था, ठीक है, वो अपनी ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर को यूज़ करते हुए उस एरिया को इंडिपेंडेंट कर लेता था और पावर को यूज़ करता था। तो इस तरह से यूज़ ऑफ पावर जो था वो शिफ्ट होता गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओरिएंटल एम्पायर थी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रेंज पिक्चर दिया, स्ट्रेंथ का भी, वीकनेसेस का भी, अनार्की का भी, ऑर्डर का भी, अनस्टेबिलिटी का भी, स्टेगनेशन का भी। अब हम ट्राइबल स्टेट में और ओरिएंटल एम्पायर में डिफरेंस क्या देखते हैं। जो ट्राइबल स्टेट थी वो किंगशिप रिलेशंस पे बेस करती थी, लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर थी वो कॉन्क्वेस्ट और फोर्स पे बेस करती थी। हाँ, जो ट्राइबल किंग था वो इस बेस पे ज़रूर सेलेक्ट होता था कि हाँ उसकी बैटल फील्ड में कितनी एबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर का जो एम्परर था वो जितना ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट कर सकता था, जितनी ज़्यादा उसके पास पावर थी, जितनी ज़्यादा उसके पास फोर्स थी, वो उस बेस उतना ही ज़्यादा पावरफुल था। अब जो ट्राइबल स्टेट थी उसके ट्राइब्स ऑर्गेनाइज होते थे सोशल इक्वालिटी में, लेकिन ओरिएंटल एम्पायर में सोशल इक्वालिटी का नाम भी नहीं था। वहाँ पे तो इवन जो उनकी सोसाइटी थी वो रिच में, पुअर में, फ्री में, स्लेव में, यानी इनइक्वालिटी में उनकी क्लासेस डिवाइड हुई थी। ट्राइबल चीफ वाज रियली अमंग द इक्वल्स, लेकिन जो ओरिएंटल किंग था या जो एम्परर था वो उसको उसी तरह से वर्शिप किया जाता था जैसे गॉड है, जैसे खुदा। वो यही समझते थे जैसे खुदा की बात हमने माननी है, इसी तरह से हमने अपने एम्परर और अपने किंग की बात माननी है। The membership of tribal states was determined by birth, but when a stranger once became a member, he enjoyed almost all equal rights. अगर कोई ट्राइबल स्टेट की मेंबरशिप थी वो किस तरह से डिटर्मिन की जाती थी? बाय बर्थ तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आता था और वो मेंबर बन जाता था उस ट्राइबल स्टेट का, तो वो भी इक्वल राइट्स इंजॉय करता था। लेकिन ऐसा ओरिएंटल एम्पायर्स में नहीं था। उनकी मेंबरशिप डिपेंड करती थी कॉन्क्वेस्ट पे, फोर्स पे, और इक्वालिटी ऑफ राइट्स और इक्वालिटी तो वहाँ पे थी ही नहीं। अब कुछ मेरिट्स देखते हैं हम ओरिएंटल एम्पायर के। The autocracy of Oriental king was limited by customs, religion and tradition. हमने अभी तक यही देखा कि भाई वो ऑटोक्रेट था, उसकी तो अनलिमिटेड पावर्स थी, लेकिन एट टाइम्स उसकी अनलिमिटेड पावर्स को लिमिटेड किया जाता था कस्टम्स, रिलीजन और ट्रेडिशन से। उसमें वीकनेसेस और अब जो ओरिएंटल एम्पायर था उसमें वीकनेसेस और स्टेबिलिटी तो थी। ओरिएंटल एम्पायर ने पीस की कंडीशंस को मेंटेन किया, पीस की कंडीशंस को क्रिएट किया,
लेकिन उन्होंने कोई रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या सोशल कंट्रोल का कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि इतनी वास्ट टेरिटरीज थी तो मुश्किल होती थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था, दिन लग जाते थे कम्युनिकेशन में बिटवीन सिटीज़ टू सिटीज़, तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके थे। थर्ड मेरिट, दो पोलिटिकली अनस्टेबल थे, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, ऑटोक्रेसी थी अच्छी भली, लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर थे वो एक स्टेबल सोसाइटी थी जिसमें वो रेनेसेंस भी हम देख सकते हैं, जिसमें आर्ट्स ऑफ पीस और कल्चर भी हम देख सकते हैं। देयर वाज ग्रेट आर्ट्स ऑफ पीस और कल्चर, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था ओरिएंटल एम्पायर के दौर में। रेनेसेंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। अब हम थ्योरी देखते हैं ओरिजिन ऑफ ओरिएंटल एम्पायर्स की। कॉल ए विटफोगल expounded an interesting theory of origin of Oriental empires having two things. पहली, large workforce of free slaves laborers, और ये जो free slave laborers की जो large force होगी इसको किस लिए यूज़ किया जाएगा? डैम्स को बनाने में, बहुत बड़ी कैनाल्स को बनाने में, उनको इरिगेशन को मेंटेन करने में, और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये वर्क था वो सारा लार्ज वर्कफोर्स जो कि फ्री स्लेव लेबरर्स थे वो ये सब काम करेगी। और दूसरा, जो एक लार्ज रूलिंग क्लास ऑफ ऑफिसर्स थी, ये ऑफिसर्स या सुपरवाइजर्स जो थे ये इन सब फ्री स्लेव लेबरर्स को मैनेज करती थी, सुपरवाइज करती थी और उनको डायरेक्ट करती थी कि आपने ये काम करना है और इस तरह से काम करना है। अब जो ओरिएंटल एम्पायर के एम्परर्स थे और जो एम्पायर्स थी वो पॉलिटिकली वीक थे लेकिन सोशली स्टेबल थे। फिर उसने थेरिस्ट ने कहा कि सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स जो थे उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट और लिबर्टी नहीं था, और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ लाइफ बहुत मुश्किल से दिया जा रहा है, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल राइट और लिबर्टी कैसे होगी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया थ्योरिस्ट ने कि जो किंग था वो अनचेक था बाय पॉपुलर विल एंड वाज डिस्पोटिक मोनार्क। वो चेक एंड बैलेंस नहीं था, लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते थे, कोई चेक एंड बैलेंस का सीन वहाँ पे था ही नहीं, डिस्पोटिक मोनार्क था। वहाँ पे वो किंग अपनी टायरनी यूज़ कर सकता था कहीं पे भी और लोग उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि आपने ये टायरानिकल एक्ट क्यों किया या कैसे किया, लोग नहीं कर सकते थे। फिर थ्योरिस्ट कहता है, कॉर्ल कहता है, ही वॉज रियली अ टैक्स कलेक्टर एंड अ स्टेट डिराइवर। जैसे कि हमने कहा कि पेजेंट को या तो टैक्स बेयर करना पड़ता था, हैवी टैक्सेस बेयर करने पड़ते थे, या अगर वो टैक्स नहीं पे कर सकता तो उसको टायरनी टॉलरेट करनी पड़ती थी। तो इस तरह से वो बस फिर टैक्स ही कलेक्ट करता था। तो हम ओरिएंटल एम्पायर के एम्परर को सिर्फ इसी बात पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ही वाज अ टैक्स कलेक्टर एंड अ स्लेव डिराइवर एंड नथिंग एल्स। तो ये थी हमारी ओरिएंटल एम्पायर। हमने ओरिएंटल एम्पायर में क्या देखा कि ओरिएंटल एम्पायर का ओरिजिन, उसमें क्लासेस क्या हैं। क्लासेस ऑब्वियसली इनइक्वालिटी पे बेस करती हैं, रिच है, पुअर है, फ्री है, स्लेव है। अगर फ्री है भी तो उसके पास कोई इतनी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और जो एम्परर की पावर है वो मिलिट्री पे और प्राइसली क्लासेस पे बेस करती है। पेजेंट को हैवी टैक्सेस और एग्जॉर्शंस पे करने हैं, अगर वो नहीं पे कर सकता तो वो उसको टायरनी टॉलरेट करनी है। तो ये सब था ओरिएंटल एम्पायर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।